गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर की लेसन नंबर 7 संदेह लेसन का आज बताऊंगी आपको। सर्वप्रथम आपको मैं लेखक परिचय बताऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा आपको मैं लेसन बताऊंगी, समझाऊंगी। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई ये रचना है संदेह लेसन। इसमें जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है उसमें दिया गया है। आप अपने टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 41। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1879 को हुआ। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 को हुआ था और घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का अध्ययन किया था घर पर ही रहकर। 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु, कम आयु में ही इनका निधन हो गया। बचपन से ही इन्हें कविता के प्रति गहरा अनुराग था। बचपन से ही कविता के प्रति बहुत ज़्यादा इनको प्रेम था। प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की और प्रारंभ में जब इन्होंने लिखना आरंभ किया तो प्रारंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य यानी कविताओं की रचना की, पर बाद में खड़ी बोली को अपनाया। खड़ी बोली यानी हिंदी भाषा को अपनाया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुत ही गुणी व्यक्ति थे, बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कविता के साथ साथ इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ भी इन्होंने लिखी है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं। कंकाल और तितली उपन्यास, काव्य और कला, निबंध हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, काव्य तथा आकाश, दीप, इंद्रजाल, आंधी और छाया कहानी संग्रह है इनके। प्रसाद जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग, देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। संदेह कहानी में राम निहाल, इसमें जो एक युवक की कहानी है और एक महत्वाकांक्षी युवक है वो राम निहाल, अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा हुआ है। राम निहाल अपने कमरे में जितना भी उसका सामान बिखरा हुआ था, जो इधर उधर पड़ा हुआ था उसके कमरे में, उस कमरे में जो सामान था उसे वो बांधने में लगा हुआ था। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। जंगले यानी खिड़की में धूप आकर, जब सूर्य उदय होता है तो खिड़की में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। धूप कमरे में आई और उसके कमरे में जो एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था, शीशा यानी उसमें जो धूप था, धूप खिड़की में जो शीशा था उसमें से पार होते हुए कमरे में आते हैं। अपना उज्ज्वल आलोक खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। अपना उज्ज्वल आलोक कहने से एक बहुत ही उजाला आलोक खंड जो प्रकाश है, वो छोटा सा दर्पण जो था, दर्पण यानी आईना, बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। उसके कमरे में एक बुद्ध की प्रतिमा थी,
उसमें रोशनी चमक रही थी, किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी। और प्रतिमा जो थी ध्यानमग्न थी, यानी ध्यान में वो प्रतिमा ध्यानावस्थित में थी, ध्यान में लगी हुई थी बुद्ध की प्रतिमा। उसकी आंखें धूप से चौंधियाती नहीं थी और जो सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी, और ध्यान में लगे होने के कारण प्रतिमा यानी मूर्ति जो थी उसमें दिया है, आंखें धूप से चौंधियाती नहीं, यानी धूप में जब आँखों में धूप पड़ती है तो आंखें चौंधिया जाती है, परंतु उसकी आंखें धूप से चौंधिया नहीं रही थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था। सूर्य की रोशनी जो खिड़की से आकर कमरे में पड़ रही थी बुद्ध की प्रतिमा पर, तो वो बहुत प्रसन्न हो रहा था। किंतु राम निहाल उधर देखता न था, परंतु राम निहाल अपने सामान को बांधने में इतना लगा हुआ था कि वो उस मूर्ति की तरफ वो देख भी नहीं रहा था। उसके हाथों में था एक कागज़ों का बंडल, और उसके हाथ में एक कागज़ों का बंडल रखा था, जिसे संदूक में रखने से पहले वो खोलना चाहता था। और राम निहाल जो था उसके हाथ में एक कागज़ों का बंडल, पूरे कागज़ का बंडल जो बना के रखते हैं गोल, उसे करके रखा जाए उसे बंडल कहते हैं। बंडल जो था उसे संदूक में, संदूक यानी जो बक्सा था उसमें रखने से पहले वो उसे खोलना चाहता था, उस बंडल को, कागज़ों के बंडल को खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी। उस कागज़ के बंडल में जो कागज़ रखे हुए थे उसे संदूक में रखने से पहले वो खोलना उसे चाहता था। उसे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, फिर भी न जाने वो क्यों हिचक रहा था, परंतु उसे बहुत पढ़ने की इच्छा होने के कारण भी वो बहुत ज़्यादा उसे खोलने के लिए भी वो हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, और अपने मन को वो मना कर रहा था कि इसे खोलूं या ना खोलूं। बार बार वो ऐसे हिचक रहा था, हिचकिचा रहा था। उसे खोलना भी चाहता था, पढ़ने की इच्छा भी थी, परंतु वो हिचकिचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक वस्तु, जो भयानक वस्तु होती है उसको छूने के लिए बालक को रोकना चाहता था। उसी प्रकार से वो कागज़ों के बंडल को भी छूना भी चाहता था, खोलना भी चाहता था, पढ़ना भी चाहता था, परंतु फिर भी वो हिचकिचा रहा था उसे खोलने से। फिर उसने बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। फिर उसने अपने मन को मनाया और उस बंडल को, कागज़ों के बंडल को उसने रख दिया, परंतु उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। उस लिफाफे को उसने खोल ही दिया। एक चित्र उसके हाथों में था और आँखों में आंसू थे। एक चित्र उसके हाथों, एक पिक्चर जो था उसके हाथों में था और उसकी आँखों में आंसू आ गए। आंसू, उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। कमरे में 2 प्रतिमाएं, 2 मूर्तियां जैसी थी। बुद्धदेव अपनी विराग महिमा में निमग्न, राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। वहाँ 2 मूर्तियाँ थी। एक बुद्ध की थी मूर्ति, और एक बिल्कुल विराग सी महिमा का मंडन करते हुए वो मूर्ति थी। और राम निहाल एक अचल स्थिर सा, और उसका हृदय का जो भाव है वो आंसुओं के रूप में निकलकर नदी की तरह धीरे धीरे बह रहा था। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने? न, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। तभी अचानक एक किशोरी बालिका ने आकर हल्ला मचा दिया और वो चिल्ला कर कह रही है, हल्ला मत करती हुई कह रही है, शोरगुल मचाते हुए कह रही है, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने?
ना। और वो बताती है कि निहाल बाबू, राम निहाल बाबू वो रो रहे हैं, अरे तू चल भी। वो उनके कमरे में आकर देखती है किशोरी और जाकर बताती है भाभी को। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई और तभी जब वो किशोरी जो थी, किशोरी बालिका जो थी, वो जाकर भाभी अर्थात श्यामा को बताती है तो कि आपने देखा नहीं, निहाल बाबू रो रहे हैं। तब वो कहती है अरे तू चल भी, तुम वहाँ चलो। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो जग गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। श्यामा उस कमरे में आ जाती है। श्यामा उस मकान की, जिस मकान में राम निहाल रहता था, उस मकान की वो मालकिन थी और वो आती है उसके कमरे में और आकर खड़ी हो जाती है। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। उसके आने पर भी उसे पता नहीं चला, राम निहाल अपने ही उसमें भाव में, उसके उसी भाव में जिस भाव से था, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। एकदम भूला हुआ कि कमरे में कौन आ गया, एकदम उसे पता ना चला और वो भूला भूला सा, एकदम भूला हुआ विस्मृत सा अपनी करुणा धारा यानी अपने आंसुओं को वो बहा रहा था। तभी श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। वो उसे पुकारती है। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? और निहाल जब सुनता है और वो बोलता है, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। जब वो रोता हुआ आज चुप होता है और उसे जब देखता है कि कमरे में श्यामा आकर खड़ी हुई है, तो वो उसे कहता, क्या है? और वो एकदम देखता है और उसके बाद वो कहता है, अरे मुझे क्षमा कीजिए, और फिर अपने आंसू पोंछने लगा। बात क्या है? कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? और श्यामा उससे पूछती है, बात क्या है? कुछ सुनो भी। और वो उससे पूछती है, छोटे उससे पूछती है कि क्या बात हो गई? कुछ सुनो भी कि किस बात के लिए तुम रो रहे हो? और इस समय जब तुम जाने के लिए, वो दूसरी जगह जाना चाहता था, तो इसी वजह से वो अपना बिखरा हुआ सामान जो उस कमरे में था उसे वो बांधने में लगा था। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? और उसे कहती है कि तुम जाते वक्त ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों ऐसे रो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हो गया है जो तुम इस तरह दुखी हो रहे हो? तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, यह मन नहीं मानता। तुमसे, वो जब पूछती है क्या हम लोगों से अपराध हो गया, तो वो उसका उत्तर देती है, क्या नहीं, तुमसे अपराध होगा क्या? यह क्या कह रही हो? मैं रो रहा हूँ, इसमें मेरी ही भूल है, यानी मेरी भूल है कि मैं रो रहा हूँ। प्रायश्चित करना, जो अपराध हो जाता है उसका अपराध का प्रायश्चित किया जाता है, तो प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं है, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मानता है।